हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम यूपीएससी के द्वारा जो जीएस पेपर 1 आयोजित की गई है उसके भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कुछ प्रश्न लेटेस्ट अमेंडमेंट से पूछे गए हैं और ज़्यादातर प्रश्न संकल्पना के आधार पर पूछे गए हैं, यानी कंसेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं। प्रश्न है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, गलत है। दूसरा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा जो विकल्प है वह भी गलत है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्व होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, यह भी गलत है, क्योंकि आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटाया जा सकता है। यानी कि इस हिसाब से जो सही उत्तर है वो क्या है, बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और संसद में भी किसके प्रति उत्तरदायी होती है गवर्नमेंट, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो वेलफेयर स्टेट की बात कौन सा पार्ट करता है, पार्ट 4, जिसमें राज्य के नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डीपीएसपी जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये भी गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र आया था। दूसरा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन भी क्लियर कट संविधान में नहीं लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 इस तरह के प्रावधानों का समर्थन करते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो न तो 1 और न ही 2, यानी कि डी होना चाहिए। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। वह समान सहमति यह है कि मार्क्सवाद और गांधीवाद में अंतिम रूप से दोनों ही राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर होगा ए। वर्ग संघर्ष की बात गांधी जी नहीं करते हैं। निजी संपत्ति की समाप्ति की बात भी गांधी जी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए गांधी जी ट्रस्टीशिप के जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। आर्थिक नीतिवादी भी नहीं है गांधी जी, यानी कि जो इसका सही उत्तर है कि दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो राजविहीन समाज की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण किया गया है। बेसिकली ये पपेट से क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग है किंतु वह विधिक प्रभाव नहीं रखता है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जो बेरूबारू केस में जो फैसला आया था उसको बाद में LIC ऑफ इंडिया के जो निर्णय है उसमें बदल दिया गया था और माना गया था कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो सी है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखती है, लेकिन न्यायपालिका में इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भाग 4 में
अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या सही हैं। ठीक है, जो डीपीएसपी है वे न्यायालयों में परिवर्तनीय होते हैं, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि केवल फंडामेंटल राइट एफआर जो है उसी को न्यायालय में इन्फोर्सेबल है, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। जो आपका दूसरा है वो राइट है। और तीसरा जो ऑप्शन है कि इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, यानी डायरेक्टिव तो है ही है, तो यानी कि 2 और 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए, यानी कि डी इसका सही उत्तर है 88 का। इसके बाद जो 89 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य के में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। अब आप टेक्निकली रूप से इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह से अधिक के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मतदान के लिए योग्यता जो है उसमें न्यूनतम जो एज है वो 18 वर्ष है। और विधायक और सांसद बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो यानी कि मतदान की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है। उसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए कि कम से कम उसकी योग्यता 25 साल होनी चाहिए। तो उस आधार पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, जिसे 5 वर्ष या के लिए कारावास का दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट नहीं है, पार्शियल राइट है। तो यानी कि इसका भी आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है और जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, अब आपने तीनों स्टेटमेंट राइट तो है नहीं इसमें। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो राइट है कि भारत के संविधान 1 वर्ष में 3 सत्रों का प्रावधान करता है। वो 3 सत्र कौन होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किंतु सभी तीनों सत्रों का चलना आवश्यक नहीं है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि बात जो कही गई है कि 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होनी चाहिए 6 महीने होना चाहिए, उस हिसाब से 2 सत्र को चलना क्या है? अनिवार्य है। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट मान लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, बी और डी। तीसरे स्टेटमेंट की हम बात कर लेते हैं कि 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना अनिवार्य हो। तो इस तरीके के कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है संविधान में कि संसद को कम से कम इतना दिन चलना चाहिए, यानी कि यह स्टेटमेंट भी राइट है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा डी 2 और 3। इसके बाद एक आधार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। जो आधार बिल है उसके ड्राफ्ट से सीधा निकाल के प्रश्न पूछ लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों को तुलना कराता हुआ एक प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में? बिल्कुल नहीं, इसमें राज्यसभा का विशेषाधिकार होता है। संविधान के संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, सरकार के हटाने के विषय में भी लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए संविधान के संशोधन करने के विषय में। ठीक है, 92 का सही उत्तर होगा बी। 93 जो प्रश्न पूछा गया है वो MP लेट से पूछा गया है। इसके बाद
निम्नलिखित मूल अधिकारों के विषय के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। इस प्रश्न का इंग्लिश भी देख लेते हैं क्योंकि इसकी हिंदी काफ़ी क्लिष्ट है। 94 Which one of the following categories of fundamental right incorporates protection against the untouchability as a form of discrimination? Right against exploitation, right to freedom, right to constitutional remedies, right to equalities। तो इसमें क्या है, बेसिकली भाषा के द्वारा इस प्रश्न को क्लिष्ट बनाने की कोशिश की गई। अगर आपको याद हो कि अनटचेबिलिटी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 17 में किया गया है। और जो 17 अनुच्छेद है वो किस में आता है, 14 से लेकर 18 तक, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको केवल फंसाने के लिए दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किस व्यवधित है। इसकी भी एक बार इंग्लिश टर्म देख लेते हैं 95 की। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इनजॉइंड बाई। तो इसका सही उत्तर होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की आर्टिकल नंबर 51 में यह बात कही गई है। ठीक है, तो इस बार जो पॉलिटी से 10 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैंने आपके सामने विश्लेषित कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें मैं अभी देख लेता हूं, क्योंकि इस पॉलिटी के साथ भी कुछ अमेंडमेंट या कुछ एक्ट हैं इसमें जुड़े हुए, जिसके लिए बुक रेफर करना पड़ेगा। और उन प्रश्नों को लेकर हम हो सकता है तो शाम को या फिर किसी अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। एक नालसा से एक प्रश्न पूछा गया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित कौन से व्यक्ति एलिजिबल होंगे, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो यानी कि इस बार पॉलिटी से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, और जो प्रश्नों की प्रकृति है उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं। अब फैक्चुअल प्रश्नों को पूछने की, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या कोई अदर पीसीएस हो, चलन कम होता जा रहा है। ज़्यादातर प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड पूछे जा रहे हैं। अगर आप 66वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। धन्यवाद।